and welcome to the 14th lecture of our Laws of Motion discussion. In this lecture, we'll discuss the doubts of the HCV questions given to you. ये कुछ questions आपको HCV के दिए गए थे और इनके डाउट आज हम लोग डिस्कस करेंगे. So let's begin our discussion with question number 24 first. सबसे पहले हम लोग 24 नंबर सवाल करते हैं. 24 नंबर सवाल ये है कि एक टेबल पर, ये एक टेबल है और इस टेबल पर एक रॉड रखा हुआ है. रॉड को बार भी कहते हैं. सो दिस इज अ रॉड या बार. इसको आप एक रोप जैसा ट्रीट करेंगे. इसको आप किसके साथ ट्रीट करेंगे? रोप के जैसा. इसका मास 3 kg है और इसका टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर है. और आपसे पूछा है कि अगर यहां पर 10 सेंटीमीटर से काट दे, मतलब ये पार्ट अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ये पार्ट 20 सेंटीमीटर होगा, तो एक भाग दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा, मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा. मतलब इस पॉइंट पर, अगर इसको रोप समझे तो मतलब इस पॉइंट पर रोप में टेंशन कितना होगा, ये पूछा गया. सो बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट टेंशन एट दिस पॉइंट. ठीक है. और क्या दिया हुआ है? एक इस तरह से धागा है, ये पुली से कनेक्टेड है और खींचना है इसको 32 न्यूटन से, और इधर भी एक पुली से खींच रहा है धागा के हेल्प से 20 न्यूटन से. सो बेसिकली अगर इस रॉड का हम लोग या बार का एफबीडी बनाए तो दुनिया में 3 फोर्स पर है हम लोग. एक तो एमजी, एक तो नॉर्मल, एक तो टेंशन. इसका वेट एमजी नीचे रहेगा, नॉर्मल ऊपर रहेगा. वो लोग एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, यहाँ उसका यूज नहीं करेगा. ये धागे में टेंशन 32 है, मतलब पूरे धागे में टेंशन 32 ही होगा. मतलब यहाँ पर फोर्स ब्लॉक से दूर धागे की तरफ, ये टेंशन कितना लगेगा? 32. यहाँ पे ब्लॉक से दूर धागे की तरफ ये कितना लगेगा? 20 न्यूटन. ये जो ब्लॉक है, इधर फोर्स लग रहा है 32, इधर लग रहा है 20, तो ये सिस्टम इधर एक्सलेट करेगा. कितने से? 32 माइनस 20, 12 बटा टोटल मास 3. तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब आपको क्या करना था? इस पॉइंट पे टेंशन निकालना था. तो आप यहां से इमेजिन करो कि हमने इस सिस्टम को कट कर दिया. तो कट करके या तो इधर वाले पार्ट का एफपीडी बनाइए या उधर वाले पार्ट का. अगर आप इधर वाले पार्ट का एफपीडी बना रहे हो तो ये जो 10 सेंटीमीटर का पार्ट है भाई, 30 सेंटीमीटर का मास है 3 kg. 30 सेंटीमीटर का मास है 3 kg, तो 1 सेंटीमीटर का 3 बटा 30 kg, तो 10 सेंटीमीटर का 3 बटा 30 गुना 10 मतलब 1 kg. यूनिटरी मेथड, एक एक नियम. तो इसका मास हो गया 1 kg. इस पर ये फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और ये वाला पार्ट इस पर फोर्स लगेगा इधर ब्लॉक से दूर टेंशन. यही फोर्स हम लोग को निकालना है. ये जो 1 kg है ये इसी सिस्टम का पार्ट है. जब आप इस सिस्टम को दिखाए, उसका एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसके लिए इक्वेशन लिखिए. ये इधर जा रहा है तो क्या लिखेंगे? t माइनस 20 is equals to mass 1 into acceleration 4. तो t is equals to 24 न्यूटन. आप चाहते तो आप इसके इधर वाला, इस पार्ट का भी एफपीडी बनाते तो वही आंसर आता. ठीक है, हम इस पार्ट का भी एफपीडी बना के दिखा रहे हैं. और इस पार्ट का अगर एफपीडी देखें तो इसका मास हो जाएगा 2 kg, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर का होगा. इधर ये फोर्स लग रहा है 32 न्यूटन इस पर, और ये पार्ट इसको इधर खींचेगा. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा. ये सिस्टम भी इधर एक्सलेट कर रहा है कितने से? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. तो क्या इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए? ब्लॉक इधर जाता है, उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं. तो 32 माइनस t इज इक्वल्स टू 2 into 4 8. तो t इज इक्वल्स टू 24 न्यूटन. बाकी mg और नॉर्मल बैलेंस हो गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा. तो ये था 24 नंबर क्वेश्चन. 25 में क्या है? 3 4 5 का ये दिया हुआ है. 25 देखिए. 25 नंबर सवाल मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था. ये इस तरह से एक वेज है, इंक्लाइंड प्लेन सिस्टम. ये पुली है, यहाँ पे 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है
और इधर भी 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है। और इंस्टेड ऑफ एंगल्स यहां पर आपको साइड लेंथ दिए हुए हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये हाइपोटेन्यूज है। देखिए कि 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 4 के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, ये वाला एंगल 53 डिग्री होता है। 3, 4, 5 में 4 के सामने वाला एंगल 53 होता है और ये वाला एंगल 37 होता है। आप देख भी सकते हो 90 है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर मैं पूछूं sin 53, तो sin 53 क्या होता है p/h, तो 53 के सामने वाले इसको परपेंडिकुलर कहेंगे 4/5, यही तो होता है। तो 3, 4, 5 में याद रखिएगा 4 के सामने वाला 53 होता है, 3 के सामने वाला 37 होता है। कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रख सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो कि कौन सा क्या था, तो जो साइड बड़ा होगा उसके सामने का एंगल भी बड़ा होता है। तो 4 इज द लार्जेस्ट साइड, दैट्स व्हाई दिस इज 53 डिग्री। अब तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। इसका वेट 10 न्यूटन नीचे रहेगा, उसके 2 कंपोनेंट होंगे। इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा 10 sin 53, sin 53 4/5 होता है, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। और इसका भी 10, इधर की तरफ 10 sin 37, तो 6 न्यूटन, ये हो जाएगा 6 न्यूटन। तो इधर 8 न्यूटन, इधर 6 न्यूटन, तो इधर ज्यादा है, इसलिए ये ब्लॉक अगर इधर ए से जाएगा तो ये ब्लॉक इधर ए से जाएगा। और ए क्या लिखेंगे, ये फोर्स हो गया सपोर्टिंग फोर्स क्योंकि एक्सलेशन के डायरेक्शन में है, ये फोर्स हो गया अपोजिंग क्योंकि एक्सलेशन के अपोजिट है। तो 8 - 6 ये हो गया 2 बाय टोटल मास 1 + 1 2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि बताइए इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, इस धागे में यहाँ टेंशन पूछते, तो इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो क्या लिखोगे t - 6 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन 1 × a 1 × 1 1, तो t इज इक्वल्स टू 7। अच्छा एक बात गौर करिएगा, कभी कभी ना HCV में ये 1 ना लिख करके इसको ऐसा लिखेगा g/10, तो बात सेम ही है। g हम लोग लेते हैं 10 ना लेते हैं ना यहाँ पे, तो 10/10 1 हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर सवाल हो गया। 26 नंबर चलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन टेबल है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास m1 है, एक धागा एक पुली की हेल्प से एक m2 मास का ब्लॉक हैंग कर रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इस m1 पर इधर भी फोर्स लगाया हुआ है, और ये फोर्स कितना है F m2g/2। ये फोर्स कितना है F m2g/2। तो आपसे पूछा है कि बताइए इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा m1 का, मतलब इसका एक्सेलरेशन इसका भी एक्सेलरेशन सेम ही होगा, सेम धागा से कनेक्टेड है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। फिर से सिस्टम का एफपीडी बनाइए। इसका वेट m2g नीचे रहेगा, टेंशन नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि एटवुड मशीन जैसा ही है। ये एटवुड मशीन तो नहीं है लेकिन उसी के जैसा ही है, 2 ब्लॉक सेम धागे से कनेक्टेड है। इसका वेट mg और नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन भी नहीं होगा, उसको नहीं दिखाया। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में कराया था, उसमें मैंने ये फोर्स का ही नहीं लिया था, यहां पर उसने बस एक अपोजिंग फोर्स दे दिया है m2g/2। अब बताइए इन दोनों में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो ये वाला बड़ा है भाई। m2g का वैल्यू अगर हम 50 मान लें तो ये 50 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 25, तो ये जो अपोज कर रहा है खींच रहा है वो 25 से, तो ऑब्वियस बात है ये ज्यादा है, इसलिए ये ब्लॉक ए से नीचे जाएगा और ये वाला ब्लॉक ए से इधर जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, ये फोर्स हो गया सपोर्टिंग क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, तो m2g। ये फोर्स हो गया अपोजिंग क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट है, तो m2g - m2g/2, तो हो जाएगा m2g/2, ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो m1 + m2। ये सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया। टेंशन पूछेगा तो वो भी आप निकाल सकते हैं। इस ब्लॉक में यहाँ पे टेंशन T मान लीजिए, इसके लिए इक्वेशन लिख दीजिए m2g - t इज इक्वल्स टू m2a। इस t को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो t इज इक्वल्स टू m2 × g - a, और a का वैल्यू वहां से रख दीजिए, टेंशन निकल जाएगा। आई होप ये 3 सवाल सबको लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको लिखिए, फिर हम लोग बाकी डाउट्स करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं।
27 नंबर सवाल में दो ब्लॉक है, एक M1 है 5 kg का, M2 है 2 kg का और एक फोर्स F लग रहा है 1 न्यूटन। सो कह रहा है फाइंड द एक्सेशन ऑफ आइदर ऑफ द ब्लॉक। पहले हम लोग 27 क्या देते हैं, ये सिस्टम तो एटवुड मशीन ही है। ये सीलिंग, एक धागे से पुली, ये 5 kg का ब्लॉक और इधर में जो ब्लॉक है वो कितने का है, 2 kg का। और एक अलग से ही फोर्स लग रहा है, इस पे भी 1 न्यूटन का अलग से लगा रहे हैं, इस पर भी 1 न्यूटन का एक अलग से लगा रहे हैं। इस सिस्टम का एक्शन बताना है, वेरी इजी। इसका वेट 50 न्यूटन नीचे रहेगा और इसका वेट 20 न्यूटन नीचे रहेगा। ऑब्वियसली बात है, इधर 51 लग रहा है, इधर 21, तो ये नीचे जाएगा A से और ये ऊपर जाएगा A से। A कितना होगा, तो ये फोर्स सपोर्टिंग हो गया 51, ये 21 अपोजिट हो गया, अपोजिंग हो गया, तो 51 माइनस 21 30 बाय टोटल मास, तो 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता है ना आपको आंसर एचसीएम में ऐसा दिख रहे, P/7 और 10 की जगह G लिखते, 3/7 G मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ही हुआ दोनों बात, ठीक है। तो एक्सप्रेशन निकल गया। फिर कह रहा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ M1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट F कंटिन्यूज टू एक्ट। M1 मतलब ये 5 kg के ब्लॉक का मोशन बताइए। अगर ये धागा टूट जाए, धागा टूट जाए मतलब ये नीचे गिरने लगेगा, ये टेंशन नहीं लगेगा। तो अगर ये धागा टूट गया, व्हेन स्ट्रिंग ब्रेक्स, तब अगर इसका एफबीडी बनाएंगे ये 5 kg का, तो इसका वेट 50 न्यूटन नीचे लगेगा, ठीक है। धागा टूट गया, टेंशन नहीं लगेगा। लेकिन कह रहा है कि ये जो 1 न्यूटन है ये अभी भी लग रहा है, तो ठीक है, ये लग रहा है। इस पर नेट फोर्स कितना हो गया, 51 न्यूटन नीचे की तरफ। एक्सेशन कितना हो जाएगा, 51/5, 10.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मोशन हो जाएगा। आंसर हो सकता है बुक में जी के फॉर्म में दिया है। तो ये 27 हो गया। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत आसान सा सवाल था। 30 नंबर सवाल में है 1 kg। ये एक टेबल है, इधर में एक पुली है, ये लाए धागा और इसको सीधा ब्लॉक से नहीं कनेक्ट किए। क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए देखिए, ताकि टफ दिखे आपको। ये यूं करके ऐसे पास करा दिए ब्लॉक से, क्या ही फर्क पड़ता है, सेम ही धागा है ना, सेम ही धागा तो कनेक्टेड है दोनों से। देखिए यही स्ट्रिंग तो घूम फिर के इससे कनेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा ए से, और ये जब नीचे जाएगा तो ये इधर खिंचाएगा धागा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा ए से। इसका वेट 10 न्यूटन नीचे, इसका वेट लगेगा नीचे, नॉर्मल ऊपर, वो बैलेंस कर लिया। तो ए कितना हो जाएगा, सपोर्टिंग फोर्स दिस इज 10, अपोजिंग फोर्स कोई है नहीं, बाय मास, तो 1 + 1 2, ये जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे टेंशन पूछ दे, ये टेंशन T, तो टेंशन कितना होगा इस ब्लॉक के लिए, एफबीडी बनाइए, नीचे जा रहा है, क्या लिखेंगे, 10 - T = 1 × A, तो ये है 5, तो T = हो गया 5 न्यूटन। आपसे पूछा है कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर, ठीक है। हम ना इस पे एक सवाल और पूछ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि इस पुली पर नेट फोर्स तो 0 होगा, भाई ये पुली तो रुका हुआ है ना, तो इस पुली पर नेट फोर्स 0 होगा, ये पुली तो कहीं नहीं जा रहा है। सो ऑब्वियसली बात है, दिस पुली इज एट रेस्ट। सो नेट फोर्स जो होगा इस पुली पे, नेट फोर्स ऑन दिस पुली इज 0। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस पर नेट टेंशन कितना लग रहा है, धागे की वजह से नेट फोर्स कितना लग रहा है, देखिए ध्यान से, ये जो पुली है इसमें धागा इस तरह से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट पर ये धागा पर टेंशन नीचे दिखाएंगे ऐसे, इस पॉइंट पे धागा पकड़ के नीचे खींचिएगा। इस पॉइंट पर देखो, पुली से दूर धागे की तरफ, जिसका भी एफबीडी बनाते हैं, ब्लॉक से दूर धागे की तरफ, ये दो टेंशन होगा। दोनों के बीच एंगल कितना है, देखिए इसको ऐसे प्रोड्यूस कीजिए तो 90 डिग्री का एंगल। कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे होगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट लिखने जानते हैं हम लोग, √a² + b² + 2ab cos θ। और अगर दोनों फोर्स इक्वल हो तब बीच में होता है कितना, √2f। तो नेट
टेंशन के वजह से फोर्स हो जाएगा √2 इंटू टी 5, तो 5√2 न्यूटन। दिस इज फोर्स, नेट फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग और टेंशन। लेकिन पुली तो रुका हुआ है, पुली रुका हुआ मतलब टेंशन जितना, दोनों टेंशन मिलकर के जितना फोर्स लगा रहा है 5√2, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ये टेबल भी लगा रहा होगा, तब ना इस पुली पे नेट फोर्स 0 हुआ होगा, तब ना पुली रुका हुआ होगा। अगर बैलेंस नहीं कर पाता ये फोर्स, अब तो पुली उखड़ के निकल जाता, इससे टूट के निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि टेबल कितना फोर्स लगा रहा है इस पुली पर, तो इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये 5√2, ये 5√2 न्यूटन, ये जो F लिखे, दिस इज द फोर्स बाय टेबल ऑन द पुली। ठीक है, और क्यों लगा रहा है? ताकि ये पुली पूरा रेस्ट पे रहे। ठीक है, और ये पुली रेस्ट पे है। ठीक, टेबल अगर वीक हो तो ये निकल जाएगा टूट करके। तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा सवाल शायद इसमें से किसी एक में पूछा है 31 में, इसको क्लैंप भी कहते हैं, टेबल को क्लैंप कहते हैं, जहां से पुली लगाते हैं ना उसको क्लैंप कहते हैं। तो क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है, वही इसी है। ठीक है, फोर्स ऑन द पुली बाय टेबल, ऐसे को कह सकते हैं फोर्स बाय क्लैंप। तो इस तरह से फोर्स बाय क्लैंप निकालते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में 500 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम है। ऐसा सवाल भी हम लोग पिछले क्लास में किए थे, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनाए थे। ये सवाल अगर आपसे नहीं बना होगा तो एक ही वजह से नहीं बना होगा, और वो है यूनिट सही से आप लोग नहीं ध्यान दिए होंगे, या फिर डेसिमल आप लोग को नहीं आता है। दोनों में से कोई एक गलती हुआ होगा, इसलिए नहीं बना होगा। बाकी फिजिक्स तो इसमें जो भी था वो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ये 3 ब्लॉक है, ये 500 ग्राम मतलब 0.5 kg, ये 0.1 kg 100 ग्राम का मतलब, और ये 50 ग्राम का मतलब 0.05 kg। वेट दिखाइए, इसका वेट 5 न्यूटन नीचे, इसका वेट 1 न्यूटन, मास है 0.1 mg, 1 न्यूटन होगा। उसका इधर की तरफ कंपोनेंट 1 sin 30, sin 30 1/2 होता है, ये हो जाएगा 0.5 न्यूटन, और इसका वेट नीचे 0.5 न्यूटन, क्योंकि मास इंटू जी करेंगे 0.5 न्यूटन। तो देखिए इधर लग रहा है 5 और ये रोकने वाला 0.5, ये 0.5, एक ही न्यूटन है। तो ऑब्वियस बात है ये ब्लॉक ए से नीचे जाएगा, ये ब्लॉक ए से ऊपर जाएगा, और ये भी ब्लॉक ए से ऊपर जाएगा। ये कितना होगा? ये फोर्स सपोर्टिंग 5, ये फोर्स अपोजिंग, क्योंकि एक्सेशन के अपोजिट है, ये भी अपोजिट। 5 माइनस 1, 0.5 1 होता है, बाय टोटल मास 0.5 0.1 0.6, क्योंकि 0.65, तो 4/0.65 मतलब 400/65, 5 से काटेंगे तो 80/13। बुक पे हो सकता है ऐसे आंसर लिखा रहे 8g/13, एक ही चीज हो। ठीक है, और क्या पूछा? टेंशन भी पूछा है क्या इसमें? नहीं पूछा। टेंशन भी पूछता तो निकाल सकते थे, यहाँ टेंशन T मान लेते, इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते, आंसर आ जाता। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। 35 का आंसर चेक कर लेते हैं, यही दिया हुआ है ना। 35 का आंसर दिया हुआ है 8g/13 डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो किसका पूछा था इसमें? ठीक है, 500 ग्राम ब्लॉक का। तो 500 ग्राम ब्लॉक का ये भी ध्यान देना है, ऑप्शन में क्या है, पूछा क्या है सवाल? पूछा है 500 ग्राम वाले ब्लॉक का एक्सलेशन। तो एक्सलेशन कितना है? 8g/13, किधर की तरफ? डाउनवर्ड, सही बताना है। इसका किधर की तरफ है? अप द इंक्लाइन। इसका किधर है? अपवर्ड। इसको अपवर्ड बोलते हैं, इसको डाउनवर्ड कहते हैं, इसको अप द इंक्लाइन कहते हैं, इसको डाउन द इंक्लाइन कहते हैं। इसको लिखिए। So let's discuss question number 36. हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, a monkey of mass 15 kg is climbing a rope with one end fixed to a ceiling. मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है, एक एंड सीलिंग से फिक्स्ड है एक रोप का, ऐसा एक एंड सीलिंग से फिक्स्ड है, और एक मंकी है, और ये जो मंकी है इसका मास 15 kg है। ये मंकी इस रोप को क्लाइंब कर रहा है। If it wishes to go up
विथ एन एक्सलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर जाना चाह रहा है कितने एक्सलेशन से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मैंने आपको बताया था अगर मंकी का एफबीडी बनाएंगे आप तो इसका वेट 150 न्यूटन नीचे लगेगा और ये मंकी रोप को नीचे खींचेगा, मतलब मंकी रोप पर फोर्स नीचे लगाएगा, रोप मंकी पर फोर्स ऊपर लगाएगा। और हम लोग यही वाला क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हम लोग एफबीडी मंकी का दिखा रहे हैं और एफबीडी में उन्हीं फोर्सेस को दिखाते हैं जो सिस्टम पर लग रहा हो, बॉडी पर लग रहा हो। अब ये मंकी ऊपर एक्सलेट कर रहा है तो इक्वेशन लिख दीजिए। आपसे यही पूछा कितना फोर्स मंकी लगा, ये तो एक लाइन का सवाल है। ये मंकी ऊपर एक्सलेट का है तो ऊपर की तरफ इक्वेशन लिख दीजिए t - 150 is equals to mass into एक्सेलेरेशन 15, तो t is equals to 165 न्यूटन। आंसर। आगे कहा था कि अगर इस रोप का लंबाई 5 मीटर है तो कितने टाइम में भाई वो ऊपर चला जाएगा? तो इक्वेशन लिख दीजिए s is equals to ut plus हाफ at स्क्वायर ऊपर की तरफ। कितना चलना है? 5 मीटर। इनिशियली स्टार्ट किया है रेस्ट से तो ये 0 कर दिए, हाफ एक्सलेशन इसका 1 है इंटू टी स्क्वायर, ये 10 t हो जाएगा √10। √10 का वैल्यू पाई के बराबर होता है 3.1 सेकंड, 3.14 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, ये टाइम हो जाएगा। अगला सवाल 37। 36 के बाद हम लोग को 37 करना है। 37 नंबर सवाल है अ मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन अ रोप that goes over a smooth light pulley and supports a block of equal mass at the other end। मतलब देखिए ये पुली है, इधर साइड एक मंकी लटक रहा है, इस मंकी का मास स्मॉल m है और इधर साइड एक ब्लॉक लटक रहा है, इस ब्लॉक का मास भी स्मॉल है। एक गलती लोग करते हैं, देखो अगर क्वेश्चन में कहे मंकी या मैन, बंदर और आदमी एक ही होता है, तो आप बनाइए उसको, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको आप ब्लॉक बना दीजिए, क्योंकि ब्लॉक और मंकी आदमी में फर्क है। क्या फर्क है? अगर यहां पे सिर्फ ब्लॉक रखा रहता है m मास का तो कुछ भी कर लो ये सिस्टम रुका हुआ रहता, वो दोनों साइड फोर्स बराबर होता। लेकिन मंकी क्या कर सकता है? मंकी फोर्स लगा सकता है, मैन फोर्स लगा सकता है। पॉइंट नंबर 2, जब ये भी ब्लॉक होता, अगर ये भी ब्लॉक होता तो इनके बीच के धागे का लेंथ फिक्स रहता। लेकिन अगर ये मंकी है तो मंकी जब आप रोप क्लाइंब करते हो तो रोप को नीचे छोड़ते जाते हैं, तो ब्लॉक से मंकी का लेंथ अभी देखो इतना है, कुछ देर बाद जब ये मंकी कूद के ऊपर हो जाएगा तो रोप तो नीचे छूट जाएगा ना। मतलब ब्लॉक और रोप के बीच का, मतलब ब्लॉक और मंकी के बीच का रोप जो है उसका लेंथ फिक्स नहीं रहेगा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और यही वजह है कि ये मंकी और ब्लॉक है, इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे कि ये एटवुड मशीन है। दिस इज नॉट एटवुड मशीन, तो यहाँ कबीलबाजी गलत हो जाएंगे, है ना। ये एटवुड मशीन जैसा दिख रहा है लेकिन ये एटवुड मशीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ब्लॉक नहीं, ये मंकी है। और इसलिए क्वेश्चन में मंकी या मैन कहे तो उसको बनाना है, जैसा ही बनाए, हम कोई ऐसा बंदर थोड़ी दिखता है, बना देना है कुछ भी, लेकिन वो फील होना चाहिए, उससे क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं होता है। अब देखिए अगर इस सिस्टम का एफबीडी बनाए तो इसका वेट पहले से चलता है, इस मंकी का वेट mg नीचे लगेगा और मंकी इस रोप को खींचेगा, जिसकी वजह से इस रोप में टेंशन डेवलप होगा। मंकी रोप को जितने से खींचेगा, रोप भी मंकी को उतने से ही ऊपर खींचेगा टी से। यही टी यहां भी होगा कि सेम धागे में टेंशन सेम होता है, यही mg यहां भी होगा। अब अगर ये मंकी टी जो लगाया वो इसके वेट से ज्यादा है तो ये सिस्टम ऊपर एक्सलेट करेगा, ये मंकी ऊपर एक्सलेट करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो ये टी से ये टेंशन अगर mg से ज्यादा है तो ये मंकी ऊपर जा रहा है, तो ये भी ये दोनों टेंशन तो सेम ही है ना, तो ये टी भी तो mg से ज्यादा, दोनों mg भी सेम है, तो ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा a से भी। नहीं, फिर से समझा रहा है। मान लेते हैं इस मंकी का एक्सेलेरेशन am है और इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ab है। इसका एक्सेलेरेशन लिखिए, ये ब्लॉक इधर जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं, तो t माइनस mg इज इक्वल्स टू m am, a सफिक्स में मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी। तो एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी क्या लिखेंगे, इस m को डिवाइड कर दीजिए, t माइनस mg बाय m। अब इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए, क्या लिखेंगे, t ऊपर जा रहा है ना, ये भी t माइनस mg इज इक्वल्स टू मास ऑफ ब्लॉक, सॉरी मास ऑफ ब्लॉक तो m ही है, इनटू ab।
तो ए बी कितना होगा, टी माइनस एम जी बाय एम। देखिए दोनों सेम है कि नहीं, हेंस they will accelerate upward, they will accelerate upward with same acceleration, with same acceleration। ये भी ऊपर जाएगा, साथ ही साथ ये भी ऊपर जाएगा। फिर आपको लग रहा है सर ऐसा कैसे, ब्लॉक रहता तो ये वाला ऊपर जाता, ये वाला नीचे आता ना। यहां पे ऐसा इसलिए हो पाता है कि जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, धागा उसके हाथ से नीचे छूटते जाएगा। आप अगर रोप क्लाइंबिंग कभी किए होंगे तो सीलिंग से रोप बांध देते हैं हम लोग, फिर रोप को पकड़े रहते हैं, खींचते हैं उसको। तो ऐसा थोड़ी कि सीलिंग से हम लोग का डिस्टेंस सेम रहता है, नहीं, हम लोग रोप क्लाइंब करते हैं तो हम लोग ऊपर जाते रहते हैं और रोप क्या होता है, छूटते जाता है। तो सिमिलरली ये भी ऊपर जाते जाएगा, रोप छूटते जाएगा और ब्लॉक भी ऊपर जाते जाएगा। और एक समय आएगा जब दोनों एक ही टाइम पे पुली पे पहुंच जाएगा। बोथ विल रीच पुली एट सेम टाइम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यही फर्क है मंकी और ब्लॉक में। ये इस सवाल में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, इसको सही से समझना था। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 39, ये सवाल भी हमको बहुत पसंद है। 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, पहले वो डायग्राम बना लेते हैं। ये इस तरह से सीलिंग है और एक बॉक्स है। ये इस तरह से एक बॉक्स है और ये एक पुली है इस तरह से। और इस पर एक प्लैंक है और इस पर एक आदमी खड़ा है इस तरह से, और ये आदमी इस स्ट्रिंग को पकड़ के खींच रहा है। कह रहा है द फिगर शोज अ मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg। मतलब ये क्या है, एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन, और ये लाइट, मतलब ये इस वेइंग मशीन में कोई मास नहीं है। अब मैन ऑफ मास 60 kg, इसलिए जो मैन इसका मास कितना है 60 kg, इज केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg। इस बॉक्स का मास 30 kg है। ये जो बॉक्स है ये 30 kg का है। The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of the which is held by the man himself. पहला पार्ट है, if the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine, weighing machine। तो हम लोग जानते हैं weighing machine जो रीडिंग दिखाता है वो बेसिकली वेइंग मशीन द्वारा दिखाया गया नॉर्मल होता है। वेइंग मशीन जितना नॉर्मल लगाता है वही सिस्टम का रीडिंग होता है। ठीक है, अगर हम लोग इस सिस्टम का एफबीडी बनाए, मैन का एफबीडी नहीं बना रहे, किसका बना रहे हैं, इस पूरे सिस्टम का। तो देखो ये मैन इस रोप को खींच रहा होगा, रोप भी मैन को खींच रहा होगा, इस तरह से टेंशन टी लग रहा होगा, इस धागे में टेंशन टी डेवलप हुआ होगा, इस ब्लॉक पर भी टेंशन टी लग रहा होगा, क्योंकि देखिए ब्लॉक मतलब बॉक्स से धागा कनेक्टेड है। तो इस सिस्टम पर दो टेंशन लग रहा होगा, एक मैन रोप को खींच रहा है तो रोप भी मैन को खींच रहा है, मैन तो इस सिस्टम का पार्ट है, तो एक टेंशन टी ऊपर लग रहा है, ये धागा लगा रहा है, धागा इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, और धागा इस ब्लॉक पे भी टेंशन लगा रहा है। दूसरा नॉर्मल, तीन ही फोर्स होता है, mg नॉर्मल टेंशन लगा दिए। नॉर्मल कहां लगाएगा, ये ब्लॉक इस वेइंग मशीन पे लगाएगा, वेइंग मशीन ब्लॉक पे लगाएगा, उसको अभी नहीं दिखा रहे क्योंकि हम लोग इस पूरे सिस्टम का एफबीडी बना रहे हैं। मेरे सिस्टम में मेरे पास कौन कौन है, मैन प्लस वेइंग मशीन प्लस ब्लॉक, सॉरी मतलब बॉक्स, मैन प्लस वेइंग मशीन प्लस बॉक्स, इस सिस्टम का एफबीडी बना रहा है। तो मैन जो वेइंग मशीन पे नॉर्मल लगाएगा और वेइंग मशीन जो मैन पे नॉर्मल लगाएगा, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसको हम लोग इंटरनल फोर्स कहेंगे। सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं, उसको एफबीडी में नहीं दिखाते। और देखो मैं बार बार ये समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि मैंने एक और गलतियां देखी स्टूडेंट से
कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व नहीं करते। वो एफबीडी बना रहे हैं लेकिन वैसा एफबीडी क्यों बना रहे हैं ये उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है और कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। हर वो चीज जो आप बना रहे हो, जो लिख रहे हो, उसका लॉजिक होना चाहिए और ये प्रैक्टिस आपको अभी से करना है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो सिर्फ आंसर तक पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग हमेशा कहते हैं 500 क्वेश्चन सॉल्व करो, 600 क्वेश्चन सॉल्व करो, 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो। बच्चा सोचता 1000 क्वेश्चन कर लिए, ये नहीं है। कम ही क्वेश्चन कीजिए लेकिन जितना क्वेश्चन कीजिए उसको अच्छे से कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। सारा सिलेबस भी मत पढ़िए लेकिन जितना पढ़िए उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उसको कॉन्सेप्चुअली समझ के पढ़िए, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्वेश्चन कर लिए लेकिन वैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया नहीं बन रहा है, या उसी के जैसा क्वेश्चन पूछ दिया, उसी कॉन्सेप्ट पे पूछ दिया नहीं बन रहा है, तो कोई फायदा नहीं। तो इन दोनों के बीच का नॉर्मल नहीं दिखा है। सिमिलरली ये वेइंग मशीन और बॉक्स के बीच का नॉर्मल भी नहीं दिखा है। इस सिस्टम पे एक और फोर्स लगेगा, इस सिस्टम का वेट नीचे की तरफ, वो कितना होगा 60 + 30 900 न्यूटन। ठीक है, तीन ही फोर्स होता है, 1 mg लगा दिए, नॉर्मल लगने का जरूरत नहीं पड़ा, टेंशन। और ये सिस्टम रुका हुआ है, ये पहला पार्ट में कह रहा है सवाल का। तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, तो 2t = 900, तो t = 450 मीटर। कह रहा है कि अगर ऐसा केस है, ये सिस्टम रुका हुआ है, तो इस समय बताइए इस वेइंग मशीन का रीडिंग कितना होगा, ये आपसे पूछा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस मैन का एफबीडी बनाते हैं, सिर्फ मैन का हम बना रहे हैं, एफबीडी ऑफ मैन। तो इस मैन को देखिए, ये जो मैन है इसका एफबीडी बना रहे हैं आप। ये वेइंग मशीन पे जो खड़ा है और रोप को पकड़ के खींच रहा है। इस मैन का वेट नीचे लगेगा कितना, 60 kg का है तो 600 न्यूटन। ये वेइंग मशीन इस पे नॉर्मल n ऊपर लगाएगा, है ना। और ये मैन धागे को नीचे पकड़ के खींच रहा है, तो धागा मैन को ऊपर खींचेगा T से, जो कि हम लोग को पता है 450 न्यूटन। अभी मैन रुका हुआ है कि चल रहा है, रुका हुआ है, इसी सिस्टम का पार्ट है ना, तो ये रुका हुआ है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। तो क्या लिखोगे ऊपर, n + 450 = नीचे 600, तो n = 150 न्यूटन। इसको मैं इंडेक्स कर देते हैं नॉर्मल को। तो नॉर्मल कितना लग रहा है, 150 न्यूटन। मतलब यही नॉर्मल जो होता है वेइंग मशीन लगाता है, उसी को रीडिंग कर लें। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन 150 न्यूटन, मतलब 15 kg। मैंने आपको बताया था वेइंग मशीन में क्या करता है, वो नॉर्मल मेजर करता है और 10 से डिवाइड कर देता है, मतलब g से डिवाइड कर देता है। तो अभी वो वेइंग मशीन कितना दिखाएगा कि ये आदमी 15 kg का है। झूठ बोल रहा है वेइंग मशीन। मैंने आपको बताया था कि वेइंग मशीन ना ही वेट मेजर करता है ना ही मास, क्या मेजर करता है, नॉर्मल। इसीलिए ये है। तो यही पहला पार्ट था। पहले पार्ट का आंसर 39 का 15 kg, ये आंसर हो गया। अब आगे कह रहा है, इसमें एक और पार्ट है, What force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? कितना फोर्स लगा ये मैन उस रोप पर ताकि वेइंग मशीन पे करेक्ट वेट दिखे। What is the meaning of this point? करेक्ट वेट दिखे वेइंग मशीन पर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि वेइंग मशीन जो नॉर्मल लगाए वो 600 लगाए। भाई करेक्ट वेट दिखने का क्या मतलब, करेक्ट वेट मतलब 60 की जो दिखे, मतलब 600 न्यूटन दिखे, कब दिखेगा? तो वेइंग मशीन जो दिखाता है वही तो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल कितना लग रहा है मैन पे, 600 न्यूटन। तो अब मैं यहां पे दिखा रहा हूं सेकंड पार्ट को, ये 39 का आगे कंटिन्यूएशन है। तो हम लोग फिर से मैन का ये पीडी बना रहे हैं, क्योंकि इस बार मैन का नॉर्मल दिया हुआ है आपको कि वेइंग मशीन करेक्ट रीडिंग बता रहा है, तो बताइए टेंशन टी कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। वेइंग मशीन करेक्ट रीडिंग बता रहा है, ऐसा क्या मतलब? इस मैन का वेट नीचे 600 न्यूटन और ये वेइंग मशीन भी कितना लगा रहा है, करेक्ट रीडिंग का मतलब ये भी कितना लगा रहा है, 600 न्यूटन। तभी ना नॉर्मल जितना लगाता है उसी को रीडिंग कहते हैं, तो वो कितना है, 600 न्यूटन। अब इस टी का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए ये सिस्टम रुका हुआ नहीं रह सकता, ये मैन रुका हुआ नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 600 + t, और नीचे कितना लग रहा है, 600। तो ऊपर की तरफ तो ज्यादा फोर्स है, मतलब ये सिस्टम ऊपर एक्सलेट करेगा। इसका
इसका एक्सेस हम लोग ए मान लेते हैं। इस सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखिए, जिधर ये जा रहा है उधर की तरफ का फोर्स पहले लिखते हैं। तो ये कितना हो गया 600 प्लस टी माइनस 600 इज इक्वल्स टू मास इसका 60 kg इंटू एक्सलेशन ए 60। ये कट गया, ए का वैल्यू हो गया टी बाई 60। ये का वैल्यू हो गया। ये किसका एक्सलेशन है? मैन का। और मैन तो इसी बक्से में है। तो अगर हम कहते हैं, जैसे पहले कहते थे कि अगर सिस्टम का एक्सलेशन 5 है तो मैन का भी 5 ही होगा, उसी सिस्टम के साथ है। तो उल्टा, अगर मैन का 5 है तो सिस्टम का भी कितना होगा? 5। तो फिर से आप इस सिस्टम का एफबीडी बनाइए। सिस्टम का एफबीडी बनाओगे तो यही एफबीडी दिखेगा, इसलिए मैं वापस से नहीं बना रहा, सिर्फ ऐसे दिखा दे रहा हूं। इस सिस्टम का, इस सिस्टम पे ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 2T, और नीचे इसका वेट कितना लग रहा है? 900। और ये सिस्टम कितने से एक्सलेट करेगा? जितने से मैन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैन भी इसी सिस्टम का पार्ट है। कितना एक्सेलेरेशन है मैन का? ए ही, तो ए ही मान लेते हैं। तो अभी क्वेश्चन क्या लिखोगे? 2T माइनस 900 इंटू मास इंटू एक्सलेरेशन। इस सिस्टम का मास 90 kg, तो 90 A। हम लोग को टी निकालना है, हम लोग को निकालना है कितना मैन उस पर फोर्स लगा, टी निकालना है। तो ए का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं टी बाई 60। 2T माइनस 900 इज इक्वल्स टू 90 इंटू ए का वैल्यू क्या लिख देंगे? टी बाई 60। तो 30 से कटेगा ना, 30 से ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो 3T बाई 2 इधर भेज देंगे तो 2T माइनस 3T बाई 2 T बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 900। देयरफॉर T इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1800 न्यूटन। ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 39 नंबर। इसके कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना था। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।